तो एक कहानी है भाई एमपी की, एक फैमिली की, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की। सो भाई क्या होता है, वो मतलब गरीब होते हैं, हर कोई गरीब ही होता है, पहले धीरे धीरे कमाता है। तो वो शिफ्ट होते हैं भाई इंदौर सिटी में, शादी वादी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहने लग जाते हैं। तो रेंट पे रहने के बाद वो प्लान करते हैं कि एक हमें घर लेना है। अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इंदौर वैसे भी महंगी सिटी है, तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वो एक घर देख के आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है। जो जहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है ना, वो जगह सस्ती मिलती है। तो जब वो जाते हैं भाई, देखने जाते हैं, तो वो डीलर उनको बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको बाय कर लो। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि भाई इसे फिर कोई ख़रीदने आया इस प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदने आए हो? वो कहते हैं जी। तो कह रहे मत ख़रीदो, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो भाई हंसने लग जाता है। वो कहता है अरे ये क्या नेगेटिविटी, नास्तिक, नहीं बिलीव करता। कहता है हमारे दादा परदादा ऐसे होया करते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ, ये क्या ही घर है, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, एनी हाउ घर ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। और लोगों ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को मार लिया था, हाँ वो केस हो गया था, और जिस वजह से आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के भाई नॉर्मल चल रही होती है लाइफ उनकी, 15-20 दिन होते हैं। फिर क्या होता है, स्कूल्स में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। और 1 महीना होता है, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उस टाइम पे उसके जो हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते थे उल्टे सीधे, वो बेचैन होता रहता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा एज होगी नहीं उनकी, 10-12 साल के बच्चे थे वो। एक लड़का था, एक लड़की थी। उसमें क्या होता है कि उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि एक केयर टेकर रख लेते हैं। इतना कमा लिया उन्होंने कि उन्होंने एक केयर टेकर अफोर्ड कर लिया। तो एक केयर टेकर रख लेते हैं, केयर टेकर रख लेते हैं, तो उनका सब जैसे जैसे चल रहा होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी ये मेरे को बोलती रहती है, बहन बोलती है कि मेरा घर छोड़ के चले जा, मैं मार दूंगी तुझे। अच्छा। ये मेरा घर है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे, अवॉइड कर देते हैं। फिर 3-4 दिन भाई कटते हैं। 3-4 दिन कटने के बाद फिर से यही कहानी शुरू होती है कि मम्मी आज ना बहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़ के जाओ मेरा। भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा ना वो रोते रोते रात को जाती है कि भाई ने मेरा आज गला पकड़ लिया और मेरे चेस्ट पे बैठ गई थी और मेरा ना गले को दबा रही थी और गुस्से से कह रही थी इस घर को छोड़ के चले जाओ। भाई उसके पेरेंट्स उस बात पे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार ऐसी क्या बात हो गई है कि लड़का ये हमारा ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं कि ये बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना। लड़का वहाँ पे डॉक्टर को क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये मुझे डराती है रात को, मुझे रात को डराती है और अलग अलग आवाज़ें निकालती है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है ये ना थोड़ी सी मेंटली सिक है लड़की जो है आपकी। डॉक्टर ये बोल देता है उसको, भाई मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर एक किसी पंडित को बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे। उसकी मदर इंसिस्ट करती है, लड़की की मदर इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को कि एक पूजा करा लेते हैं। तो पूजा भी कराने लग जाते हैं वो। तो फिर भाई 10-15 दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रूटीन चल रहा था और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो लड़का अपने घर में होता है, ऐसे स्टेयर्स पे खड़ा होता है। वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है, उससे स्टेयर से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे वो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मेडिसिन भी चल रही थी, महीना भर भी हो गया और इसने ये दोबारा स्टेप ऐसे लिया है।
फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है। वो कह रहे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जो लड़की है वो मदर के साथ सोए, जो लड़का है वो फादर के साथ सोए। तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं, रात को उसकी मदर के हाथ में ना निशान होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसके माइंड में डाउट होता है कि कुछ ना कुछ लड़की में है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है तो उसने उस लड़की को मारते थप्पड़ रात को। अगले दिन भाई उसे बहुत पीटते हैं घर वाले उसके। तो जैसे ही उसको मारते वारते हैं, मारने के बाद लड़की एक रात को फिर से सो रही है, उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस घर में होता नहीं है। वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी दूर के मतलब कहीं दूर एक फंक्शन होगा उनका, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। भाई जिस टाइम वो रिटर्न सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना, तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो? जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है, वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है, और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कि कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकली पता करते हैं वो। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है, हाँ, गला गला कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है, कुछ हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, कि शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहासुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा होगा, मतलब पुराने बंदे से बात कर पुराने बंदे से बात करी, तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं? हाँ बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले से सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में, कि गांव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा। तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है जो भी है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। भाई इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो भाई, अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एक ऐप है पैरा टॉक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ पैरा एक्सपर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पैरा एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो पैरा टॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पैरा एक्सपर्ट्स आगे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में। उसे याद नहीं रहता था, उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है
अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी, उसी घर में, अच्छा। उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी का अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है सही बात एक्चुअली। तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है, वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है, होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। अच्छा। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को, सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार रुपये लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे, क्योंकि 3 ही थे तब, 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो, उसी लड़की को। थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे दे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है। तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो, तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी, फिर अपनी बेटी को मारा उसे। सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना, तो उसकी मदर को, मतलब उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। और कर कौन रहा है भाई, जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं, वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस, अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई। सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ। अरे अब बुलाया जा रहा है। अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके अभी लास्ट ईयर। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला ठीक है मैम, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ, क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना, ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी, और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों, क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये
उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई, अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है, और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट जो एंटिटी है कि तू यहाँ पे टेनेंट रख के किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है। उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहां जाके कुछ क्रिया क्रिया, वगैरह हाँ वही पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को, अच्छा। कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता। हाँ, वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है, और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे ही एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं अपनी बेटी और लड़की वाइफ को सॉरी जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस। तो आप वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर में? हाँ बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक इंदौर में, मैं स्काईलाइन होटल में मिला था वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया। भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली थोड़े टाइम बाद, जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, नंबर मेरा ही नहीं है। लेडी छत से धक्का दे कि भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे। लेकिन मैं 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा, एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी। अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? करी नहीं। आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ। भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा अंधेरा पूरा डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने। तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही तू घर छोड़ के चले जा, अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोग हो सबको मार देंगे।
और भाई मैंने वहाँ पे उसको लेडी को मैंने ऐसे करके मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ। कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई। वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा, और जैसे ही हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही है मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है? खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही है ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए या इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरह देखा, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो। फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने बंदी ने डोर क्लोज किया अपना। वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया। वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे फिर मैंने फ़ोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ, तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ। लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सन की लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारी दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा, मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन किया, ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया। वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगी फिर नहीं बोलेंगी? चलो लोकेशन नहीं आई, वीडियो में उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया। हाँ नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था, तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती। तो वो सबके बच्चों को मार रही है। वो भाई सबके बच्चों को जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको रहने नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात भाई उस प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ ये है कि जिस दिन मैंने एंटर किया था फर्स्ट डे, जब मैं वहाँ पे गया था, तो मेरे ऊपर वाले बंदे ने मुझे बाद में बताया कि भैया वहाँ पे तो दो कौवे मरे पड़े थे। मैंने बोला ये तो पहले ही एक नेगेटिविटी का साइन है भाई कि आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो। फिर भाई मैं वहाँ से निकल के आया और अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं। आए हो हमारे लिए आज। एक्चुअली ये तब की बात है जबकि मैं 5-6 ईयर्स ओल्ड थी। मैं और मेरी सिस्टर, हम 2 ही बहनें हैं, और मेरी मम्मी वहाँ डिग्री कॉलेज में पोस्टेड थी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। तो हम लोग रामनगर में रहते थे, नैनीताल के पास, अगर आपने नाम सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। जी। तो हम रामनगर में रहा करते थे, और जिस घर में हम रहे करीब 10 ईयर्स तक, वो हॉन्टेड था। और प्रॉब्लम ये थी कि मेरी मम्मी डरती नहीं थी, तो उनको पता था कि हॉन्टेड है। उनके साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन वो सोचती थी कि सब गलतफहमी है। उन्होंने कभी माना ही नहीं, वो आज भी नहीं मानती हैं कि वो हॉन्टेड था। हालांकि उन्हें पता है मन में, शायद वो हमारे कारण ही नहीं मानती हैं कि वो हॉन्टेड था। तो हुआ ये कि ये जो मकान था इसके 2 पोर्शन थे, एक 2 रूम पोर्शन और दूसरा 2 रूम पोर्शन। तो हम इधर वाले 2 रूम पोर्शन में रहते थे, ऐसे ही बताऊंगी मैं आपको क्योंकि और डिफाइन नहीं कर सकती। तो इस वाले जो 2 रूम पोर्शन में था वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो हम पहले इसमें रहते थे। तो हम तो बहुत छोटे थे, 6-7 ईयर्स की रही होंगी मैं, और मेरी सिस्टर मुझसे 2 ईयर्स बड़ी है। तो मेरे मतलब जो मम्मी थी
उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उस घर में। और मेनली जो अंदर वाला रूम था, जो बेडरूम था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अगर वो दिन में सो जाएं, लेट जाएं, तो उनको डायरेक्ट वो औरत दिखाई देती थी जो उस घर में पहले रही होगी, या वो आत्मा के रूप में जो भी थी, वो उनको अभी भी नहीं पता, लेकिन एक औरत दिखाई देती थी बिल्कुल काली और वाइट कपड़ों में। और वो ऐसे दिखाई देती थी कि एक दीवार से निकल कर आई और दूसरी दीवार में एंटर कर गई, ऐसे दिखाई देती थी बिल्कुल साफ साफ। और इसके अलावा रात में उनको ऐसे सपने आते थे कि वो जो लेडी है, उसने जो गद्दे होते हैं डनलप के, वो उठा के मेरी मम्मी के फेस पे रखा हुआ है और दबा रही है। उसका चेहरा बहुत खतरनाक हो जाता था और मेरी मम्मी की ना आंखें बाहर निकल गई हैं, मतलब दम घुट गया है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के सपने आने लगे, वो औरत बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी। और मेरे पापा क्योंकि डॉक्टर थे मुरादाबाद में, तो हम साथ में अपने पापा के नहीं रहते थे, वीकेंड्स में ही आते थे। तो अकेली रहती थी और हम 2 बेटियाँ, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम भी थी। तो उन्होंने अपने पड़ोसियों को बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो लोगों ने बताया कि ये जिस जगह पे ये मकान बने हुए हैं, और वो जो डिग्री कॉलेज है जो बगल में ही था, उसको भोटिया पड़ाव कहा जाता था, वहाँ पहले शमशान था। तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और यहाँ वाकई में एक लेडी दिखाई देती है। मतलब आस पड़ोसियों को भी दिखाई देती है? नहीं, उस मकान में ही प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्हें पता था क्योंकि जो भी आता था किराएदार, उसको वो लेडी दिखाई देती थी। पर उस मकान में ही क्यों थी? क्योंकि वो पास था उस। नहीं, वो उस मकान में पहले वहाँ रहा करती थी, वो मैं आपको बताऊंगी। तो हुआ ये कि मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है, फिर पूजा पाठ उन्होंने कहा करा लो थोड़ा बहुत, उन्होंने कहा कर दो आप। मानती तो थी नहीं कुछ, उन्हें लगा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है मुझे। लेकिन पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये सामान ले आना, लौंग इलायची जो भी है, पान के पत्ते वत्ते। तो मेरी मम्मी ने कहा मैं कुछ नहीं लाऊंगी, पैसे दे दिए, या आप खुद ही ले आना, खुद ही पूजा वूजा करके। उसने पूजा पाठ किया घर में आके थोड़ा बहुत, हमें तो याद भी नहीं है। और उसने वही भोटिया पड़ाओ यानी कि डिग्री कॉलेज में ले जाके वो सारी चीज़ें फेंक दी। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रॉब्लम्स होती रहीं। वो औरत दिखती थी, प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि मेरी मम्मी ने बेडरूम अंदर वाले कमरे से बाहर वाले रूम में शिफ्ट कर लिया। अंदर वाला रूम हम कम यूज़ करते थे, कोई गेस्ट वेस्ट आ जाए तब सो जाते थे। अब हुआ ये कि मेरी मौसी आई एक बार, तो मेरी मौसी 5-6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। अब वो उस कमरे में सो गई, क्योंकि मेरी मम्मी को ही दिखती नहीं अभी तक। तो मेरी मम्मी को लगा कि शायद मेरे साथ ही प्रॉब्लम है या मुझे ही दिख रही है, इतना बड़ा नहीं समझा मेरी मम्मी ने इस प्रॉब्लम को। तो मेरे मौसा जी, क्योंकि मेरे मौसा जी नैनीताल में पोस्टेड थे उस समय बैंक में, तो आ जाते थे वीकेंड पे, बहुत दूर नहीं है, 2-3 घंटे ही दूर है नैनीताल। आ गए, उनको अंदर वाला रूम दे दिया सोने के लिए। अब मेरी मौसी से कहा था कि क्योंकि वो जो अंदर वाला रूम था, उसके पीछे से किचन से निकल के बाहर आंगन में टॉयलेट था। पहले ऐसे ही होता था, पहले अटैच टॉयलेट्स का कॉन्सेप्ट जनरली होता नहीं था, वो भी इतने पिछड़े हुए कस्बों में। तो मेरी मम्मी ने कहा अगर रात को उठोगी तो एक तो बता के जाना टॉयलेट, और दूसरी बात कि टॉयलेट का दरवाज़ा अंदर से बंद मत करना। अब मेरी मौसी को लगा कि क्या उठाना है, इतनी देर में तो सब गप्पे वप्पे मार के सोए थे। वो उठी चुपचाप, किसी को डिस्टर्ब ना हो, धीरे से आंगन से निकल के टॉयलेट में चली भी गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया अंदर से। प्रॉब्लम ये हुई, सब कुछ ठीक था। जब वो बाहर आ रही थी तब कुछ प्रॉब्लम हुई, जो कि मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उनके बहुत चीखने की आवाज़ आई अंदर, सब कुछ बहुत मतलब जग गए सब लोग, शोर सुन के भागे, दरवाज़ा देखा तो बंद। फिर मेरे पापा भी आए हुए थे। अच्छी बात ये थी कि मेरे पापा उस वीकेंड पे आए हुए थे गाड़ी लेकर, क्योंकि उस समय कार्स इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। लेकिन मेरे पापा जब आते थे तो अपनी कार से आते थे। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा बाथरूम का, अंदर मेरी मौसी पेट के बल पड़ी हुई थी और पूरा ब्लड ही ब्लड था। मतलब उस दिन तो वो ख़त्म हो जाती, लेकिन मेरे पापा ने किसी तरह उठाया, उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। खुद भी डॉक्टर थे तो खुद भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मौसी तो बच गई, लेकिन वो बच्चा वहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर लोगों ने कहा, जो आस पड़ोस के लोग थे, कि बलि ले ली इसने। ठीक है, अब मम्मी को लगा कि क्या बलि वली, मतलब थोड़ा विश्वास भी हुआ, थोड़ा नहीं भी हुआ। फिर बाद में हम इस पोर्शन से दूसरे पोर्शन में शिफ्ट कर गए थे। अब इस पोर्शन में एक नई फैमिली रहने के लिए आई। ठीक है, वो लोग अग्रवाल थे, वो लोग उस घर में रहने लगे। वो काफ़ी बड़ी फैमिली थी, मतलब 8-10 मेंबर्स थे, 6 तो उनके बच्चे ही थे और मम्मी पापा सब। तो अंदर वाले रूम को भी यूज़ करते थे, बाहर भी। तो उनकी जो मिडिल वाली जो डॉटर थी, जिसका नाम था अनीता, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मुझे लगता है जिसके ग्रह थोड़े कमज़ोर होते हैं उसे होती है शायद। तो उसे प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, उसे बहुत ज़्यादा वो लेडी दिखने लगी फिर से, एक बार फिर से। मतलब वो गई नहीं थी, वो उसी घर में है। एक बार इनके रिलेटिव्स आए हुए थे कई सालों के बाद, मतलब मेरी मौसी वाली घटना को हो गए थे 3-4 साल। उसके बाद वहाँ पर उनकी एक रिलेटिव आई जो कि प्रेग्नेंट थी, यही 6-7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। वो भी उस कमरे में सो गई। और जब वो सो गई, और ये बात उनको पता भी नहीं थी मेरी मौसी वाली, शायद हमने कभी बताई नहीं होगी। वो सो गई और वो रात को उठी तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं हुई बाथरूम वाली। उस कमरे में एक खिड़की थी जो कि गली में खुलती थी, बीच में गली थी। उनकी नज़र ना उस खिड़की पे गई अचानक से ही। तो उन्होंने देखा उस खिड़की पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, मतलब होगा 8-10 साल का, और पूरा सिर से पैर तक खून से तर है, एकदम वाइट जैसे होती है डेड बॉडी वैसा चेहरा, और पूरा ना ब्लड टपक रहा था उसकी शरीर से पूरा नीचे तक। मतलब वो इतनी ज़्यादा घबरा गई ना उसे देख के कि वो चीख भी नहीं पाई डर के मारे। वो बस उसे देखती ही रही, और वो बच्चा भी डायरेक्ट उनको ही देख रहा था। और चांद की रोशनी थी, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, पैनिक के कारण उनका मिसकैरेज हो गया, वहीं बेड पर ही पड़े पड़े।
तो यानी कि उस घर ने कुल मिलाकर 2 बलि ली। उसके बाद मुझे लगता है कि वो औरत थोड़ा सा शांत हुई। उसके बाद से वहाँ पे ऐसी डेथ नहीं हुई किसी की अननेचुरल, नेचुरल डेथ्स हुई। आज भी उस मकान में लोग रहते हैं। अब तो कई साल हो गए, कम से कम 20 साल पुरानी घटनाएं बता रही हूँ मैं आपको, 20 से भी ज़्यादा साल पुरानी। अभी भी वहाँ लोग रहते हैं। मैं अभी मेरे ख्याल से मार्च में ही गई थी जिम कॉर्बेट पार्क, तो मैं अपने घर में भी गई थी देखने के लिए। मैंने उसका वीडियो भी डाला है अपने चैनल पर। तो वो मकान आज भी है, वहाँ लोग रहते हैं, लेकिन अब इस तरह की घटनाएं थोड़ी सी वहाँ पर कम हो गई हैं। तो फिर जब मैंने इस बार गई थी तो पता किया था, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने जब पता करके मुझे बताया तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर इस मकान के बनने से पहले एक झोपड़ी थी, झोपड़ी बना के रहते थे यहाँ लोग। तो इस झोपड़ी में एक टेलर रहा करता था, टेलर अपनी वाइफ के साथ, और उसका काम भी अच्छा चलता था गाँव वाँव के हिसाब से, उसको अच्छा खासा बिजनेस मिल जाता था। तो जब ये लोग आए हमारे मकान मालिक, इन्होंने कहा अब हम यहाँ पर मकान बनाएंगे, तुम अपनी झोपड़ी हटाओ। अब दिक्कत ये हुई कि वो लड़ने लग गया टेलर कि नहीं मैं नहीं हटा सकता, मैं तो यहीं रहूँगा। तो जब बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ी तो एक बार वो 2-4 आदमियों को लेकर आया मकान मालिक, और उसने इनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया कि इनकी झोपड़ी तोड़ ताड़ के ना भगा दो यहाँ से। तो वो अपना सामान बचाने के लिए आई उसकी वाइफ ना, तो उसको धक्का दे दिया उन लोगों ने, तो वो पेट के बल गिर गई। वो प्रेग्नेंट थी और उसको हॉस्पिटल ले गए। तो बाद में पता चला कि एक बच्चा नहीं 2 बच्चे थे उसके पेट में, ट्विंस थे। वो भी मर गए, वो लेडी भी मर गई थी। फिर उसका पति वहाँ से चला गया था, उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि उसी लेडी की आत्मा थी उस घर में। तो इसी मतलब घर में बहुत सारे और भी एक्सपीरियंसेस हुए। जब हम इस वाले पोर्शन में आ गए थे ना, दूसरे वाले, वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम थी। मतलब रात भर ना ईंटें सरकने की आवाज़ें आती थी घर से पूरी रात। और जैसे दीवारें थी वहाँ की, तो अगर आप कंचा गिराते हैं तो पहले एक बार गिरता है टप, फिर टक 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 करके रुकता है ना, ऐसी आवाज़ें दीवारों के अंदर से आती थी। और शायद हमें इतनी आदत पड़ चुकी थी ना कि हमें कुछ नहीं लगता था। डर तो लगता था हमें कि क्या हो रहा है दीवारों के अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा हम पैनिक नहीं होते थे। हमें ना आदत पड़ गई थी। मुझे लगता है हॉन्टेड हाउस में रहने की भी आदत पड़ जाती है। अब तो शायद मैं नहीं रह सकती, लेकिन उस समय हम रहे 10 ईयर्स तक। और मेरी मम्मी ने घर नहीं बदला क्योंकि कॉलेज बिल्कुल बगल में था, सिर्फ इसलिए वो वहाँ सेट हो गई थी। उन्होंने कहा कौन इतना सारा सामान शिफ्ट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जब मैं छोटी थी तो मेरी एक फेवरेट स्कर्ट थी, मैं होंगी 12-13 ईयर्स की, डेनिम की स्कर्ट थी। तो वो ना फट गई थी, मतलब बहुत बुरी तरीके से फट गई थी, उधड़ी नहीं थी, पूरी फट गई थी, तार तार हो ये गई इसी थी। स्टोरी का पार्ट है या? हाँ, इसी घर में हुआ ये। तो मैंने वो, मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन वो फट गई, कुछ नहीं कर सकते थे, सिल भी नहीं सकते थे। तो मैंने उसको उठा के कपड़ों की अलमारी में पीछे की तरफ डाल दिया। 1-2 महीने बाद मैं ऐसी अलमारी साफ़ कर रही होंगी, कुछ निकाल रही होंगी, मुझे वो स्कर्ट मिली। मैंने निकाली तो वो इंटैक्ट थी, वो बिल्कुल कहीं से फटी हुई नहीं थी। और मैं इतनी छोटी थी, उसके बाद भी मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अननेचुरल चीज़ थी। मैंने उस स्कर्ट को फिर कभी नहीं पहना, लेकिन वो कई सालों तक हमारे घर में रही और बिल्कुल ठीक, और ना वो किसी ने सिली थी, वो ज्यों की त्यों थी। तो इस तरह की घटनाएं उस घर में हमारी बहुत हुई। इसके अलावा उस घर के पास ना ऊपर जो रोड्स होती हैं, एक्चुअली ना वो खाई जैसी जगह पे बना होता है। जैसे अगर आप रामनगर गए होंगे तो वहाँ पे ऊंची सड़कें भी होती हैं पहाड़ों में। तो उस सड़क से एक बार एक स्कूल की बस जा रही थी ट्रिप पर, स्कूल के बच्चे थे उसमें, तो वो गिर गई थी खाई में। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ मर गए थे। तो उस घर में और उसके आसपास के घरों में भी उन बच्चों की आवाज़ें आती थी रात को 2-3 बजे, और वो आवाज़ें मैंने खुद सुनी है। ऐसा बहुत कम हुआ कि मैं रात को 2-3 बजे जागी होंगी, क्योंकि हमारी नींद अच्छी थी। चीखने जैसे बहुत दूर से ना कुछ बच्चे चिल्ला रहे हों, जोर जोर से, मतलब मिक्स आवाज़ें आती थी, बहुत ही हल्की आती थी, सिर्फ आप रात को ही सुन सकते हैं उन्हें। 2-3 बार मैंने वो आवाज़ें भी सुनी, तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ। और सिर्फ हमारे घर में नहीं, बहुत सारे घरों में आती थी, मतलब वो कॉमन चीज़ थी वहाँ कि यहाँ पर उस बस के बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे। जैसे आपकी मदर ने आपकी मौसी को कहा था कि तू वॉशरूम जाए तो बता के जाना और कुंडी मत लगाना, तो आपकी मदर के साथ भी कुछ हुआ था ऐसा कि नहीं, वो मेरी कुंडी लगाने से प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा कुछ? नहीं, जब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना अक्सर, तो उनको मना ही किया जाता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो तुम कुंडी मत लगाओ। मतलब मैंने अभी तक भी देखा है कि लोग मना करते हैं कि बता के चले जाओ, कुंडी मत लगाओ। अभी भी हमारी मम्मी हमें बोलती है कि मत लगाओ कुंडी, ये वाली बात थी बस। और बता के जाओ क्योंकि इतनी दूर चल के तुम जाओगी। और उनका ना पहले भी एक मिसकैरेज पहले हो चुका था, तो ये बच्चा उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस था, तो वो बहुत ज़्यादा लोग सतर्क थे कि अब कुछ ना हो जाए। तो इसमें वैसे आप जब तक रहे थे तो किसी को ऐसे नहीं बुलाया कि उपाय हो जाए या कोई हवन हो जाए? मेरी मम्मी ने कुछ किया ही नहीं ना। हो सकता है उस फैमिली ने बाद में किया हो, उसका हमें नहीं पता, क्योंकि तब तक हमारा फिर ट्रांसफ़र हो गया था कुछ सालों के बाद। लेकिन मेरे जब तक हम रहे 10 सालों तक कुछ नहीं किया किसी ने। आपके साथ पर्सनली कुछ ऐसा हावी नहीं हुआ आप पे और हम आपकी पे तो नहीं सिस्टर हुआ। पे? नहीं, हमारे तो ग्रह बहुत मजबूत है। अच्छा। तो ऐसा कुछ हावी नहीं हुआ। और आज भी मतलब मैंने देखा बहुत कुछ है अपनी ज़िंदगी में, तो इसीलिए मतलब मैंने चैनल भी बनाया, मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों। तो आपकी मॉम को अगर दिख रहा था तो उनके चेक करवाया था कि उनके ग्रह थोड़े उनके हैं ग्रह ऐसे? हमसे तो कमजोर ही हैं। अच्छा। क्योंकि मैं मूल ग्रह की हूँ, ऐसे कहते हैं मूल, और मेरी बहन भी थोड़ी सी मंगली है, तो ये ग्रह मजबूत माने जाते हैं, इनको जल्दी से कुछ होता नहीं है।
मेरी मम्मी के ग्रह थोड़े से नॉर्मल थे, लेकिन उन पे भी कुछ भी हावी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है यकीन करने पर भी होता है शायद। हाँ ये तो लोग यकीन नहीं करते, शायद उनके साथ कम होता है। वहाँ ध्यान ही नहीं जाता ना फिर आप। लेकिन उन्होंने एक चीज़ उस घर में शुरू की थी, वो थी हनुमान चालीसा पढ़ के ही सोती थी पूरी, और इसी कारण हमें भी पूरी हनुमान चालीसा याद हुई। एक लाइन वो बोलती थी, एक हम। और रात को जब हम सोने के लिए लेट जाते थे लाइट वाइट बंद करके, तब होता था ये नहीं कि मंदिर में पूजा, ऐसा नहीं था, कभी भी नहीं रहा उनका। आर्य समाजी हैं हम लोग बेसिकली। अच्छा। लेकिन वो हनुमान चालीसा तब से पढ़ने लगी थी, शायद इसी कारण से मुझे लगता है कि उन पे कम हावी हुआ, क्योंकि ये प्रैक्टिस थी जो अभी तक चल रही है उनकी, अभी भी करती हैं सोने से पहले। अच्छा, जो आपका चैनल है उस पे आपको लोग भेजते हैं, आप वो नरेट करते हो या अपने ही एक्सपीरियंसेस बताते नहीं, लोग भी भेजते हैं मुझे। बेसिकली तो मेरा क्राइम स्टोरीज ज़्यादा सुनाती हूँ मैं। हो? अच्छा, तो आपके पास मैंने सुना ब्लैक मैजिक की भी एक बहुत स्कैरी स्टोरी आई थी। हाँ, दो हैं मेरे चाहता हूँ कि आप वो सुनाओ। वो मेरी हमारी अपनी है, audience को। मेरी अच्छा अपनी फैमिली की है वो। अच्छा, तो आप बताओ क्या हुआ एक तो मेरी फ्रेंड के बगल में ही, मैं एक्चुअली कोटद्वार में भी रहे हैं हम लोग, मेरी मम्मी कोटद्वार में ही पोस्टेड रही हैं। कोटद्वार का नाम शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, सुना है? अच्छा, तो कोटद्वार में मेरी मम्मी रही हैं, वहाँ के डिग्री कॉलेज में ही पोस्टेड थी। हम रामनगर से ट्रांसफ़र होकर कोटद्वार ही आए थे। तो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, उनके पड़ोस वाले घर की ये घटना है। तो इनके पड़ोस में एक लड़की थी, उसकी मम्मी और एक और बहन। उसकी शादी हुई थी कोटद्वार के पास के ही किसी शहर में, छोटे से टाउन में, क्योंकि कोटद्वार भी अपने आप में एक टाउन ही है। तो जब उसकी शादी हुई और कुछ समय के बाद वो वापस आ गई अपने घर, तो फिर बाद में पता चला कि आखिर हुआ क्या था। एक्चुअली उस लड़की की शादी जिस लड़के से हुई थी वो फ़ौज में था, फ़ौज में ही बोलते हैं वहाँ, मतलब आर्मी में था, आर्मी में किसी छोटी मोटी पोस्ट पे था। तो इनकी अरेंज मैरिज हुई, सब कुछ बहुत बढ़िया, इनका कोई अफेयर नहीं था, ना लड़की का ना लड़के का, पहले से कोई अफेयर नहीं था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, कोई दान नहीं, दहेज नहीं, मतलब बढ़िया शादी हुई। शादी हुई, ये जो लड़का था जो आर्मी में था वो अकेला है अपने माँ बाप का, उसकी ना कोई भाई है ना कोई बहन है, माँ बाप भी साथ में ही रहते थे। लड़का भी कुछ दिन तक रहा लड़की के साथ। लड़की का नाम मेरे ख्याल से कविता था, कविता ही रख लेते हैं हम, वैसे मुझे उसका ओरिजिनल नाम पता नहीं है। हाँ यही रखते हैं, कुछ और नाम ही रखते हैं। ठीक है, तो कविता उसका नाम था। तो कविता गई वहाँ शादी होकर, सब कुछ ठीक रहा, उसका पति कुछ दिन तक उसके साथ रहा, 15-20 दिन, उसके बाद वो अपनी पोस्टिंग पर चला गया जहाँ उसकी पोस्टिंग थी। ये अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। अब इसके सास ससुर ने एक चीज़ नोटिस की कि ये बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा करती है, घर का काम भी करती है, स्पेशली खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी सास ससुर के। सुबह उठती थी, सबसे पहले चाय मैं ही बनाऊंगी, ठीक है, कभी भी पानी पीने उठ रहे हैं तो आप मत उठो, मैं आपको पानी पिलाऊंगी, उनके कमरे में जग में पानी भर के रखना, खाना बनाना, सब कुछ अच्छा करती थी। लेकिन जो बाकी टाइम होता था वो अपने कमरे में जाकर, कमरा मतलब बंद भी नहीं करती थी, लेकिन उड़का के अंदर ही रहती थी, सास ससुर से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी। अब सास ससुर को थोड़ा सा अजीब लगता था, वो चाहते थे कि हमारी बहू हमसे बात करे, लेकिन वो नहीं करती थी। तो उन्हें लगा कि चलो ऐसे ही इसका नेचर होगा, कोई बात नहीं, होता है, अपना अपना नेचर होता है। ये बात उन्होंने अपने बेटे से भी कही। अब बेटा जो था वो बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी माँ बाप का, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और माँ बाप भी अच्छे, ऐसा नहीं कि बहू की चुगली कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो बस बताते थे कि हमें थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि मतलब हमसे बात नहीं करती ज़्यादा बहू, अपने मन की बात शेयर नहीं करती, खुश है नहीं खुश है हमें पता नहीं चलता। तो बेटे ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अभी नई नई शादी हुई है, ठीक हो जाएगी, अभी अजीब सा लगता होगा। तो ये हुआ, ये सब चलता रहा। बेटा क्या करता था, उसकी सैलरी आती थी, 2-3 हज़ार अपनी वाइफ को भेजता था, बाकी अपने पेरेंट्स को, स्पेशली अपने पापा को, कि आप इन्वेस्ट कर देना, मतलब पूरा सारा पैसा माँ बाप को ही देता था, और माँ बाप भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते थे। अब ये जो बहू थी, इसने कुछ दिनों के बाद, करीब 5-6 महीने के बाद शादी के, कहा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं जॉब कर लूँ। उन्होंने कहा ठीक है कर लो। हालांकि वो छोटा सा टाउन था, बहुत बड़ा टाउन नहीं था, तो बहुत ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन एक ऑफिस उसने ज्वाइन कर लिया, छोटी मोटी नौकरी 10-12 हज़ार की। उन्होंने कहा चलो ठीक है आप कर लो। ससुर ने कहा कि मैं जाऊँगा आपको छोड़ने के लिए रोज़, और लेने भी मैं आऊँगा। तो उसने बहुत मना किया कविता ने कि नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, आप परेशान मत होइए। ससुर ने कहा कि नहीं नहीं मैं ही जाऊँगा छोड़ने, मैं ही लेने आऊँगा, और हमारे यहाँ ऐसे अच्छा नहीं मानते ज़्यादा, छोटा शहर है, लोग बातें बनाएंगे, कहाँ जाती है। चलो ठीक है, वो उसको छोड़ने जाते थे ऑफिस में, शाम को लेने भी जाते थे, करीब 2-3 बजे उसकी छुट्टी हो जाती थी। जब वो जॉब कर रही थी उस समय भी वो खाना पूरा बना के जाती थी, दिन का खाना भी बना के जाती थी, रख के जाती थी, शाम का तो बनाती ही थी आकर, मतलब खाने की जिम्मेदारी उसने ले रखी थी। भले ही सास और काम भी करती थी, बर्तन झाड़ू पोछा सब में हेल्प करती थी, लेकिन ये खाने में हाथ नहीं लगाने देती थी कि मैं ही बनाऊंगी, और खाना अच्छा भी बनाती थी। इसके अलावा इसके घर से भी बहुत खाना बन के आता रहता था। उसकी मम्मी लोकल ही थी, थोड़ा सा मतलब पास ही है उनका, तो कभी वो केक भेज रही हैं, कभी वो पालक पनीर भेज रही हैं, मतलब कभी भी कोई भी आ रहा है तो उसके हाथों कुछ ना कुछ बना के भेज रही हैं। और ये जो टाउन है, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है कि 10 to 15 मिनट्स लगेंगे अगर आप स्कूटी से या ऑटो से जाओगे, दूर नहीं है, बिल्कुल बगल ही है, 8-10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सब चल रहा था। अब इसने धीरे धीरे अपने ससुर से कहा कि तो आप ना मुझे लेने मत आया करो, आप मुझे छोड़ दो, मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार ओवर टाइम करना पड़ता है, कभी मैं अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जाना चाहती हूँ, आपके कारण मैं बंद गई,
आप मुझे छोड़ने चले जाओ, मुझे लेने मत आओ। तो ससुर ने कहा चलो ठीक है, बात तो इसकी ठीक है, ये बंद जाती होगी मेरे चक्कर में। उसने कहा कि ठीक है मैं नहीं आऊँगा, बात ख़त्म हो गई। वो जाने लगी। धीरे धीरे जो है 5-6 महीने और बीत गए। इधर सास कभी बहू के कमरे में झाड़ू वाड़ू भी लगाने जाती थी, तो सब कुछ ठीक दिखता था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बहू कुछ नहीं कर रही थी। इसी बीच इनका बेटा भी आया छुट्टी में। तो बेटे ने अपनी माँ से कहा कि मुझे ना अपनी बीवी का व्यवहार थोड़ा सा अजीब सा लगता है। एक तो ये बहुत ज़्यादा बात नहीं करती है, मेरा पूरा ध्यान रखती है, सब कुछ है, खाना वाना भी बिल्कुल अपने हाथ से बना बना के स्पेशल खिला रही है मुझे। मायके से भी बहुत ज़्यादा आने लगता था जब वो आता था, लेकिन अपनी अलमारी बंद करके रखती है। और मैंने कहा कि मुझे अपने कपड़े रखने हैं, तो इसने कहा कि आप बक्से के ऊपर रख लो, और अपनी अलमारी नहीं खोलती कभी भी। तो माँ ने समझाया कि अरे अभी नई नई है और हो सकता है उसके गहने वहने रखे होंगे अलमारी में, तो रहने देना, कोई बात नहीं, इतने क्या बुरा मान रहा है, होती हैं लेडीज़ की बहुत सारी चीज़ें, नहीं उसको पसंद आता होगा, कोई बात नहीं। तो उसका बेटा भी छुट्टी चला गया, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन इसके ससुर जी बहू को छोड़ने के लिए ऑफिस गए उसके, और ऑफिस जाने के बाद वो सब्जी वब्जी लेने सब्जी मंडी चले जाते थे, सब्जी मंडी चले गए। तब तक उन्हें याद आया कि बहू के पास जो एक्स्ट्रा चाबी है आज मुझे चाहिए, क्योंकि उनको कहीं और जाना था शाम को, और उनकी वाइफ को कहीं भजन कीर्तन के लिए जाना था, तो दोनों चाबी चाहिए थी दोनों को। तो बहू के पास गए, उन्होंने कहा कि तुम ना अंदर जाने के लिए, कि बोलना था कि तुम मुझे चाबी दे दो। उसके ऑफिस पहुँचे, अंदर गए, उनसे कहा कि कविता को बुला दीजिए। उन्होंने कहा कौन कविता, यहाँ कोई कविता काम नहीं करती है, 2-3 ही लेडीज़ वहाँ काम करती थी टोटल। अरे मैं, मेरी बहू है, मैं तो रोज़ छोड़ने आता हूँ, हो सकता है आप किसी और नाम से जानते होंगे। उसने फ़ोटो दिखाई कि देखो ये है, कि नहीं नहीं यहाँ कोई ये काम नहीं करती है। ससुर को विश्वास ही ना हो, वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वाकई में कोई नहीं था, छोटा सा तो ऑफिस था, वो ऐसा भी नहीं था कि दिखे ना। वो बाहर आए, उनको बहुत ऑड लगा, उन्होंने कहा चलो ठीक है। वो अपने घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को बताया। इधर जो इनकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा बीमार कि मतलब बेड रिडन ही हो गई थी एक तरह से। धीरे धीरे उसकी हेल्थ गिरती जा रही थी। सारे टेस्ट करा लिए, सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, खाना इंप्रूव कर लिया, विटामिन्स दे दिए, सब कुछ कर दिया, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। मतलब वो एक तरह से बहू पर ही डिपेंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा। अब इन्होंने जाके अपनी वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और ये तो जाती ही नहीं है ऑफिस, पता नहीं कहाँ जाती है। तो इनकी सास ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बेटे से बात करती हूँ। बेटे को फ़ोन मिलाया, तो बेटे को बताई सारी बात। तो बेटा बोला कि अच्छा आप ना उससे कुछ कहना मत, आप ना कल जाके देखो कि जाती कहाँ है, हो सकता है इसका कुछ अफेयर चल रहा हो, कुछ होगा चक्कर। तो इन्होंने बहू से कुछ नहीं कहा उस दिन। अगले दिन ससुर छोड़ने गए बहू को, और पास में चाय की टपड़ी जैसी थी, वहाँ पे जाके बैठ गए, वहाँ से नज़र रखने लगे। तो देखा वो बहू विद इन मतलब 10 मिनट्स बाहर निकली, उसने ऑटो रोका और चल दी कहीं। तो ये बहू के पीछे पीछे गए, तो अपने मायके जा रही थी वो। तो इनको ये तो पता चल गया, ये जाती तो अपने मायके कहीं नहीं जाती है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने बेटे को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो बेटे ने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ, मैं पूछता हूँ कि इतने समय से झूठ क्यों बोल रही थी, इतना बड़ा झूठ, मैं छुट्टी लेके आता हूँ, वैसे भी छुट्टी आने वाला था, वो 1-2 दिन पहले आ जाता हूँ। उसने कहा कि कुछ मत बताना उसे, मेरे को आने दो, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है। ये घर आए, इन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि भाई ये तो वहाँ जाती है, पता नहीं क्या करती है। तो इनकी सास ने कहा कि ये अपनी हमेशा अलमारी भी बंद करके रखती है, इसकी अलमारी देखते हैं, अलमारी में क्या छुपा रखा है इसने। हो सकता है इनके बेटे ने भी इनको ये सजेस्ट किया था कि हो सकता है कुछ अफेयर चल रहा हो, कुछ लव लेटर्स हो, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो सबूत मिलेंगे, ये तो बाद में सारे गायब कर देगी, आप ऐसा करो कि इसकी अलमारी चेक करो। ये घर आए तो अलमारी लॉक थी बहू की, ढूंढा तो गद्दे के नीचे से चाबी मिल गई। बिल्कुल रियल स्टोरी है ये, वो लड़की आज भी है। तो इन्होंने वो अलमारी खोली, तो अलमारी खोल के तो मतलब उनके होश ही उड़ गए बिल्कुल। अलमारी के अंदर उनकी बेटे की फ़ोटो रखी हुई थी, दिया जल रहा था, आटे का दिया बना के जला रखा था, सिंदूर पुता हुआ था, एक तेल की कटोरी थी, उसमें उनके बेटे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखी हुई थी, पता नहीं क्या क्या तिल विल, पता नहीं जो होता है ना काला जादू का सामान टाइप का, ऐसा लगा उन्हें, वो सब दिखा। तो सास को तो बिल्कुल चक्कर आ गया देख के, क्या कर रही है ये। और उधर कहीं भी ऊपर वाले उसमें कपड़े वपड़े कुछ नहीं थे, बस वो जल रही थी। उन्होंने अपने बेटे को बताया कि ये है, तो बेटे ने कहा बंद कर दो और चाबी जाए वहाँ रख दो और कुछ मत कहना उससे, मैं आ रहा हूँ। अब बेटा तुरंत कि मैं फ़्लाइट पकड़ूंगा, रात की सुबह ही आ जाऊँगा, ठीक है। उसने फ़्लाइट बुक कराई, सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके वो आ गया। जब आया तो बहू अपने कमरे में सो रही थी, सीधे घुसा वो कमरे में 5-6 बजे। उसने कहा कि भाई क्या चल रहा है, ये अलमारी खोल अपनी पहले। अब बहू तो नींद में वैसी घबरा गई बहुत ज़्यादा, वो आनाकानी करने लगी। उसने उठाया गद्दा, उसे बता दिया था माँ बाप ने कि वहाँ चाबी है, सीधे खोला ताला, अभी भी जल रहा था दिया, मतलब जलता ही रहता था। उसने कहा क्या है ये बदतमीजी, क्या है, क्या कर रही हो तुम। अब वो तो लड़की तो बिल्कुल चौंक गई कि क्या, मतलब क्या जवाब दे, कुछ जवाब नहीं दे पाई। उसने कहा अच्छा दिखा, अपना फ़ोन दिखा, तेरा चल गया रहा है। उसने फ़ोन लिया, फ़ोन में देखा तो लड़की, उसकी माँ और उसकी बहन का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, और बातें क्या चल रही थी कि माँ जो तुमने केक भेजा था ना, वो मैंने इनको खिला दिया है, मैंने मिला दिया इनके खाने में। और आपको शायद विश्वास नहीं होगा, शायद आपने ऐसी बात कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैंने तो नहीं सुनी थी कि वो अपने सास ससुर के खाने में क्या क्या मिलाती थी। वो सुबह उठ के अपने अंडरगारमेंट्स धोती थी,
उसका पानी से वो चाय बनाती थी, उसी पानी से वो खाना बनाती थी। मतलब ये माना जाता है कि वशीकरण के लिए अपनी चीज़ों को मतलब डालना पड़ता है खाने में। यूरिन मिलाती थी, पीरियड्स का ब्लड मिलाती थी, बोलने में भी अजीब सा लग रहा है मुझे, खाने में मिलाती थी। मतलब भयंकर वाला काला जादू चल रहा था, और वो चल रहा था कानपुर से। पक्का है कि यही मिलाती थी। उसके व्हाट्सएप चैट में निकला कि अरे मुझे अभी हुए नहीं है ना, जब होंगे तो फिर तब करूँगी। आज मैंने उनके खाने में ये मिला दिया, आज मैंने उनके खाने में वो मिला दिया। बोली अरे तू यूरिन मिलाना तो नहीं भूली? वो लिख रहे हैं वहाँ से, कह रही है हाँ मैंने मिला दी है। मतलब सास की तो ऐसी तबीयत खराब हुई, सास ससुर दोनों की एक्चुअली बहुत ज़्यादा। उनको तो बिल्कुल नर्वस ब्रेकडाउन हो गया सुन के ही, इतनी घिन आई उन्हें, उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मतलब ये स्थिति मतलब वो शॉक में चले वो शॉक में ही चले गए, सदमे में ही चले गए, बहुत ज़्यादा। और ब्लैक मैजिक की वजह से भी उनकी तबीयत डाउन हो रही थी। हाँ, वो तो ब्लैक मैजिक इसी के थ्रू कर रही थी, खाने में पता नहीं क्या क्या मिला रही थी वो। और इसके अलावा अपने पति को वश में करना चाह रही थी। तो बाद में ये पता चला कि ये उसका तंत्र मंत्र कानपुर से चल रहा था। उसकी माँ भी ये सब कुछ करती थी, और माँ ने जो उसकी बड़ी बेटी थी, उनका घर ऑलरेडी तोड़ लिया था। मतलब ससुराल से उसका नाता ख़त्म। उसका जो पति था वो इन्हीं के घर में पड़ा रहता था, मतलब मायके में। वो पूरी तरह से इनके वश में था। इधर जो इसका पति था वो इसको वश में करना चाह रही थी अपने, कि बस मेरे ही कंट्रोल में हो जाए, पहले सास मर जाए फिर ससुर मर जाए। ससुर पे शायद इसलिए असर नहीं हुआ जो कहा जाता है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि ससुर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, एक एक डेढ़ घंटा ना वो पूजा पाठ ही करते रहते थे। कई बार लेडीज़ को या जेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उनका स्पाउस कर रहा है पूजा तो हमें क्या ज़रूरत है। होता है ना कि घर में वो दिया जला तो रहा है, कोई बात नहीं, घर में तो जल गया तो हमें क्या ज़रूरत है पूजा करने की। तो सास नहीं थी पूजा पाठ वाली, ससुर थे। ससुर सुबह भी 1-1.5 घंटा पूजा पाठ, शाम को भी। शायद इस कारण से उन पर असर नहीं था, सास नहीं करती थी तो जल्दी असर हो रहा था। और इधर जो उसकी माँ थी, वो जो भी मायके से बना के खाना भेजे, उसमें भी कुछ कुछ मिला के अपना भी, ताकि उसके भी वश में हो जाए वो लोग। इसीलिए वो भी अपना discharge गंदगी, हाँ ये सब चीज़ें मिला के, इसलिए सास की भी हेल्थ डिग्रेड हो रही थी। वो इस कारण हो रही थी, सास की ज़्यादा हो रही थी। सास को मारने के चक्कर में थे ये, वो भी धीरे धीरे, ताकि तो वो क्या चाह रही थी कि प्रॉपर्टी हड़पेगी या क्या करेगी? प्रॉपर्टी हड़प लें, क्योंकि अपना सारा पैसा तो बेटा देता है माँ बाप को। इसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। इसको ये था कि मैं ही एक छत्र राज करूँ, सास ससुर दोनों जाएं रास्ते से, सारा पैसा मेरे पास आए, मेरी माँ के पास ऐसी हो जाए जैसे मेरे जीजा जी बने हुए हैं बिल्कुल घर में, और सारी सैलरी मेरी माँ को मिले, और हम सब मिलजुल के, मतलब माँ बहन सब एक साथ रहें, जो भी रहा होगा। इसके अलावा इनका जो पति था, यानी कि कविता का हस्बैंड, जब आर्मी में अपनी पोस्टिंग में जाता था, क्योंकि इस बीच वो 2-3 बार आया, तो इसकी सास उसके लिए अचार घी सब कुछ बना के देती थी कि तू ये ले जा, ये वहाँ पे खाना। जैसे होता ही है, आर्मी वाले जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बना के देते हैं घर वाले, मटरी वटरी। तो इसकी क्या आदत थी, ना तो ये घी खाता था, ना इसको अचार पसंद था, तो ये वहाँ ले जाता था और उसके दोस्त वगैरह खा लेते थे। और ये कहा जाता है कि ये वशीकरण जिसके लिए किया गया है उस पर ही असर होगा, ये नहीं कि इसके दोस्त खाएंगे तो उन पर असर होगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस कारण से इसके पति पर अभी तक कोई वशीकरण का असर नहीं दिख रहा था इन लोगों को। ये लोग बहुत परेशान थे कि इसको ऐसा क्या खिलाएं, क्योंकि वो रहता नहीं था। ये अच्छी बात थी। जो इनके जीजा जी थे वो तो बैंक में थे, रोज खा रहे थे वो वशीकरण वाला खाना, तो वो बहुत जल्दी वशीकरण में आ गए थे। इसका पति क्योंकि आर्मी में था तो वो खिला नहीं पाई उसको कुछ ज़्यादा। ये है इस और इसके बाद क्या बात बनी, जैसे मान लो इनको मालूम पड़ गया? अब इनको मालूम पड़ गया तो अच्छी बात ये थी कि इन्होंने इसको मारा पीटा नहीं, उन्होंने इसको घर से भगा दिया कि जा भाई, अब डिवोर्स वगैरह हम डिवोर्स देंगे अब हाँ, तो नहीं, फिर डिवोर्स का केस डाला। ये तो 6-7 साल पुरानी बात हो गई। उसके पति ने डिवोर्स का केस डाला, सब लोगों ने गवाही दी जितने भी थे, लेकिन आपको पता ही है कि महिलाओं के अधिकार कितने ज़्यादा हैं। उसने कहा कि मुझे वापस बुला लो, मतलब बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, मम्मी ने सबने, कि वापस रख लो इसको, अब कुछ नहीं करेगी। उनका तो विश्वास, क्योंकि इतना गंदा था ना ये तो चीज़ ही ऐसी है कि ना करूँगी तो बोलने से जस्टिफाई हो ही नहीं सकता, ये तो इरिवर्सिबल है। तुमने चीज़ ही ऐसी कर दी। इरिवर्सिबल था, सही बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम वापस तो नहीं रखेंगे, हम तलाक ही लेंगे। तो उस लड़की ने क्या किया, इन पे दहेज का केस डाल दिया, क्योंकि शादी हुए तो अभी 1.5-2 साल ही हो रहे थे, और दहेज का केस तो बन ही जाता है 7 साल तक। यहाँ खेल जाती हैं कुछ लड़कियां ना यहाँ। तो उन्होंने तो वैसे लिया ही नहीं था कुछ, जैसे आप बता रहे हाँ, लेकिन उन्होंने डाल दिया कि अब मांग रहे हैं, फिर भी हो जाता है। हाँ, तो उसमें कोई गवाह भी नहीं चाहिए ना, जो महिला ने बोल दिया, किसी के सामने थोड़ी मांगोगे। ये गलत है थोड़ा। तो उसने डोमेस्टिक वायलेंस और ये ऊट पटांग ससुर पे ये वाला वुमेन कार्ड जब खेलती हैं लड़कियां, ये गलत हो जाता है। तो यही किया उसने। तो वो केस अभी तक चल रहा है। वो पैसा मांग रही है इनसे, अच्छा खासा पैसा मांग रही है, 40-50 लाख रुपए। तो उनके लिए बहुत बड़ी रकम है 40-50 लाख। आर्मी में छोटा सा ही नौकरी है उसकी। तो उसने कहा कि मैं तो पैसा बिल्कुल नहीं दूंगा, 1 रुपये भी नहीं दूंगा, मुझे शादी भी नहीं करनी, मेरा शादी पर से भी विश्वास उठ गया, मैं इसको डिवोर्स भी नहीं देता, मैं ऐसे ही रहूँगा, जब तक केस लड़ना है मैं लड़ूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। तो वो केस आज भी चल रहा है। वो लड़की आज भी कोर्ट द्वार में अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ रह रही है, और उसके जीजा जी भी लगभग वहीं रहते हैं, मतलब वो तो पूरी तरह से उनके वश में है।
और उन्हीं का साथ देते हैं कि भाई यही सही है जो जी जाए। हाँ हाँ, उनको तो वो तो पूरा वश में है, वो तो घर जमाई जैसे बन गए ना अब इनके, उनको तो वही सही लगते हैं। और उनकी अपने माँ बाप से बनती नहीं उनकी होगी अपने माँ बाप से नहीं बनती ना, उनको तो वो बिल्कुल पत्ता साफ कर चुके हैं उनका। लेकिन अच्छी बात है कि उनकी डेथ नहीं हुई कम से कम, जीजा जी के माँ बाप की, वो जल्दी, क्योंकि वो वहीं थे ना, उनको वश में करके अपनी तरफ कर लिया, तो माँ बाप को नहीं मारा। इसमें क्या था कि माँ बाप को मार ही दो तो पूरा घर भी हमारा, बेटा भी हमारा, क्योंकि इकलौता है। इन्होंने फिर अपनी वो करवाई क्लेंजिंग, मतलब आंटी वो हाँ, ठीक है वो सब करवाई उन्होंने, जो भी किया होगा, पंडित जी से पूजा वूजा करवाई। लेकिन तो वो तबीयत उनकी ठीक हो गई है? हाँ, तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, फिट है वो, सब घर का काम वाम सब कुछ करती है वो, रहते हैं वो लोग पास में ही, सब जानते हैं उन्हें, मतलब मैंने उन्हें देखा हुआ है, उस लड़की को देखा हुआ है अच्छी तरीके से। लेकिन अब यही है कि बताते थोड़ी हैं, वो कहते हैं हमें दहेज के लिए। इन लोगों ने लड़के के घर वालों को भी कन्फ्रंट किया भाई ये सब क्या कर रहे हो आप? हाँ खूब, अरे बहुत लड़ाई झगड़े हुए इनके, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने वायलेंस नहीं किया। नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा रही थी। हाँ, हाथ नहीं लगाया बिल्कुल, सीधे उससे कहा कि उठो और निकल यहाँ से, सीधे निकाल दिया। क्या पता वो क्या क्या ये करके सबसे जाती है। बढ़िया सोल्यूशन है कि अब चल तुम निकलो, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, हाँ बस, अब डाइवोर्स है भाई। कुछ लड़कियां खुद भी मार के बोल देती हैं इसने मारा है, अपन नहीं मार लिए, स्क्रैच व्रैच। आधे कपड़े खुद फाड़ लेती हैं कुछ लड़कियां, और ये तो बहुत केसेस ऐसे हमने सुने ही हैं, लाइक ये होता ही है, वाकई में होता ही है। एक्चुअली इसमें आपको कोई गवाह भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई किसी को मारेगा या छेड़खानी करेगा तो सबके सामने थोड़ी ना करेगा, सही बात। तो बिना सबूत के ही सजा मिल जाती है, गैर जमानती है, तो बहुत दिक्कत है ये तो। मतलब अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।